अब ये जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को नेम कैसे किया जाता है? एक एग्जांपल जो सबसे पहला डिस्कवर हुआ था दैट वाज HIND2. अब ये HIND2 इनका मतलब क्या है? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में जो सबसे फर्स्ट नेम होता है दैट इज एन अल्फाबेट. इट रिप्रेजेंट्स जीनस नेम. जीनस नेम, जीनस का पहला लेटर फर्स्ट नाम, सेकेंड एंड थर्ड टर्म जो होते हैं वो है स्पीसीज के नेम के इनिशियल. स्पीसीज नेम है सेकेंड और थर्ड. फोर्थ जो है वो है स्ट्रेन ऑफ ऑर्गेनिज्म. एंड जो फिफ्थ लेटर लिखते हैं वो है, फिफ्थ जो नंबर है दैट इज ऑलवेज अ रोमन नंबर. रोमन नंबर. दिस इज ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी. दिस फिफ्थ नंबर रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी. अभी एक पढ़ा अपन ने HIND2. This was the first restriction enzyme to be discovered. H stands for Haemophilus, IN influenza, D is strain, second number 2 is order of discovery. समझ में आया? इस पे क्वेश्चन आया है, नाम दिया हुआ था, पूछा गया था ये किससे आइसोलेट किया गया है. इसके नाम से अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहला लेटर. हाँ, this was first restriction endonuclease to be isolated. ये उन्होंने नाम दिया था, उनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी. हो सकता है इसके पहले उन्होंने कुछ और खोजा हो, दैट वाज नॉट सक्सेसफुल. दे गेव द नंबर दैट इज 2. ठीक है, ये मैंने सेकंड नहीं लिखा है, ये उन्होंने डिस्कवर किया था, उसके अकॉर्डिंग दे गेव एन ऑर्डर जस्ट टू आइडेंटिफाई देयर डिस्कवरी. दे गेव द ऑर्डर एंड उसके अकॉर्डिंग 2 है. H मतलब हेमोफिलस, IN is influenza, D is strain and second is order of discovery. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट, अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम पढ़ेंगे और उनकी वो किस तरह के साइट्स को आइडेंटिफाई करके क्लीव करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ये समझ में आ गया? तो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम पढ़ते हैं. restriction enzyme, then source, palindromic sequence they identify. किस पैलिंड्रोम को आइडेंटिफाई करते हैं? सबसे पहला ECORI. ECOR फर्स्ट. नाम बताओ, सोर्स क्या होगा इसका? E stands for E. coli. इससे आइसोलेट किया गया. देन RY13 is the strain. First is the order of discovery. It identifies GAA, PTC, और इसे ये इस तरह से दो अलग अलग साइड से क्लीव करती है, प्रोड्यूसिंग स्टैगर्ड एंड कट. दूसरा जो इंपॉर्टेंट एंजाइम ALU फर्स्ट, दैट इज आर्थोबैक्टर. ल्यूटेंस, जिस साइट को ये आइडेंटिफाई करते हैं ये ब्लंट एंड कट्स प्रोड्यूस करते हैं बाय कटिंग इट एट सेम साइट.
this is second, which is identified. Then third is BAMH1, Bacillus amyloliquefacens, strain is H. It identifies इस साइट को आइडेंटिफाई करती है. Then fourth, which is identified, EcoR2, that is E. coli R245 से आइसोलेट किया गया है. ये जिस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है वो है CCTAGG. तो ये 4 इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम. और सोर्स क्या है, किस डीएनए सेगमेंट्स को ये क्लीव करते हैं. क्या ऑब्वियसली याद करने पड़ेंगे. इस पे जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है वो EcoR1 पे है. इसकी साइट पूछी गई है कि EcoRI फर्स्ट किस साइट को आइडेंटिफाई करते हैं. 4 ऑप्शंस दिए थे, यू हैव टू टेक 1 ऑप्शन. तो ये सारे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद जो नेक्स्ट कॉमनली यूज एंजाइम है दैट इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज. सो राइट डाउन, नेक्स्ट एंजाइम इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज. नेक्स्ट जो एंजाइम यूज आता है दैट इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज. ये क्या करता है, डीएनए के 5' एंड पर जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है उसे रिमूव करेगा सो दैट 2 सेगमेंट्स कैन नॉट जॉइन ईच अदर. न्यूक्लियोटाइड के 5' एंड पर जो फॉस्फेट ग्रुप है उस फॉस्फेट से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बाइंड होता है. So this alkaline phosphatase removes phosphate group from 5' end of DNA segment so that unwanted joining of DNA can be prevented. Write down. It removes phosphate group. It removes phosphate group from 5' end of. It removes phosphate group from 5' end of DNA segment to prevent unwanted joining of segments. To prevent unwanted joining of segment. Okay. ये थर्ड था. फोर्थ एंजाइम इज डीएनए लाइगेज. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कॉमनली क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है बिकॉज दे कट डीएनए सेगमेंट. डीएनए लाइगेज को कॉमनली जेनेटिक गम कहते हैं. तो डीएनए लाइगेज कॉमनली नोन एज जेनेटिक गम क्योंकि ये डीएनए को जोड़ने का या ज्वाइनिंग का काम करता है. तो राइट डाउन, डीएनए लाइगेज known as genetic gum, known as genetic gum, as it
joins DNA segment. हाँ, इससे फॉस्फेट के बीच में बाइंडिंग होती है, ज्वाइन करते हैं ये डीएनए को. अल्कलाइन फॉस्फेट यूज किया जाएगा सो दैट फॉस्फेट इज रिमूव्ड, डीएनए अपने आप नहीं जुड़ पाए, और ये फॉस्फेट ऐड करेगा और फिर ज्वाइनिंग को कैरी आउट करता है. फॉस्फेट ऐड करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? फॉस्फेट की. कहां से आएगा? एटीपी इज यूज्ड. ओके, डिस्कवर्ड बाय एच.जी. खुराना, discovered by H.G. Khurana. Most commonly used is T4 DNA ligase. Discovered by H.G. Khurana. Most commonly used is T4 DNA ligase. Then fifth category of enzymes are synthesizing enzymes. इसमें दो commonly used है reverse transcriptase and DNA polymerase. सिंथेसाइजिंग एंजाइम में दो सिंथेसाइजिंग एंजाइम कॉमनली यूज होते हैं. वन इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. अब अपन आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे प्रोसेस में आरएनए से डीएनए सिंथेसाइज किया जाता है और उस डीएनए को फिर नए ऑर्गेनिज्म में नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज किया जाएगा. तो आरएनए से डीएनए बनाने के लिए किस एंजाइम की जरूरत होगी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की. और डीएनए सेगमेंट की सिंथेसिस के लिए DNA polymerase is required. तो ये दो commonly used synthesizing enzyme होते हैं. Next होता है sixth is terminal transferase. Next enzyme which is used is terminal transferase. It converts blunt end of DNA टू स्टिकी एंड्स. ये बहुत कॉमनली यूज नहीं है बट यूज किया जाता है टू कन्वर्ट ब्लंट एंड्स टू स्टिकी एंड्स. इट इज कॉमनली यूज टू कन्वर्ट ब्लंट एंड्स टू स्टिकी एंड्स. तो ये सारे एंजाइम्स हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए जाएंगे. सबसे पहले लाइसिंग एंजाइम जिससे सेल ब्रेक किया जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिससे डीएनए ब्रेक किया जाएगा, इसके बाद अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो टर्मिनल 5' एंड पर जो फॉस्फेट ग्रुप है उसे रिमूव करेगा, डीएनए लाइगेज जो सेगमेंट को ज्वाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस करेगा, सिंथेसाइजिंग एंजाइम जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज आते हैं, एंड देन टर्मिनल ट्रांसफरेज ये ब्लंट एंड को स्टिकी एंड में कन्वर्ट करता है. तो टूल्स में जो सबसे पहली टूल्स है दैट इज एंजाइम. सेकेंड अपन पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में. तो नेक्स्ट टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज वेक्टर. नेक्स्ट हेडिंग लिखो वेक्टर. इन्हें कैरियर या वेहिकल डीएनए भी कहा जाता है. तो नेक्स्ट इज वेक्टर, कैरियर और वेहिकल डीएनए. ये क्या है? दीज आर कैरियर्स ऑफ डीएनए which are used to carry DNA और फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, दैट इज एक जीन, एक डीएनए सेगमेंट या फॉरेन डीएनए को एक स्पेसिफिक सेल से या लोकेशन से दूसरे सेल तक ले जाने में यूज किया जाता है. तो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, दीज आर
vehicle or carrier DNA, vehicle or carrier DNA to carry desired gene, to carry desired gene or foreign DNA from one cell to other to form recombinant DNA. अब वेक्टर के अंदर वेक्टर डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करके वेक्टर डीएनए में कट किया जाएगा. सिंपल सा एग्जांपल है प्लाज्मिड, जो सबसे कॉमनली यूज वेक्टर है. प्लाज्मिड क्या होता है? एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल. अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके प्लाज्मिड में एक कट किया गया, प्लाज्मिड को एक पॉइंट से ब्रेक किया गया और एक स्पेसिफिक डीएनए जो आइसोलेट किया गया है सेल से, उसे यहाँ प्लाज्मिड में ऐड कर दिया गया. A new DNA segment is added in the plasmid. अब ये जो नया प्लाज्मिड बना जिसमें फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है, इस प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या किमेरिक वेक्टर भी कहा जाता है और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर भी कहते हैं. ओके, वेक्टर का काम क्या है? एक फॉरेन डीएनए को लेना और कैरी करना. अब इसे जो भी वेक्टर की तरह यूज किए जाते हैं, इसमें एक नया डीएनए ऐड कर दिया गया. अब इस प्लाज्मिड को एक बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कर दिया जाएगा, जहां पर ये प्लाज्मिड अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेगा. जब प्लाज्मिड अपनी कॉपीज बनाएगा तो उस प्लाज्मिड के साथ साथ इस डीएनए की भी कॉपीज बनती जाएंगी. मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कैन बी ऑब्टेन. तो वेक्टर कैरी करता है और कॉपी बनाने में केपेबल होता है. ठीक है, राइट डाउन. व्हेन अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट, व्हेन a foreign DNA segment is added to a vector by using restriction enzyme, and DNA ligase, by using restriction enzyme and DNA ligase, new recombinant vector is produced. New recombinant vector is produced, which is also known as chimeric vector, This vector can be cloned in any suitable cloning organism, to obtain multiple copies of DNA for various biotechnological process. अब कैरेक्टरिस्टिक्स
किसे वेक्टर की तरह यूज किया जाए, यानी कौन सा डीएनए एक वेक्टर की तरह यूज कर सकता है। तो हेडिंग लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्वेश्चन दोबारा बोलो। हाँ, किस जो डीएनए लेकर जाएगा उस कौन सा डीएनए दूसरे डीएनए को कैरी कर सकता है। क्या ह्यूमन के डीएनए में अपन दूसरा डीएनए कैरी करके दूसरे सेल में डाल सकते हैं? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। किन सेल के डीएनए एक फॉरेन डीएनए को कैरी भी कर सकते हैं, उसकी कॉपीज भी बना सकते हैं और उसे दूसरे होस्ट सेल तक पहुंचा भी सकते हैं, उन्हें वेक्टर्स कहा जाता है। नहीं, वो वेक्टर्स नहीं है। यहाँ पर एक डीएनए सेगमेंट जो एक फॉरेन डीएनए सेगमेंट को अपने अंदर ऐड कर ले, उसको रेप्लिकेट करके उसकी कॉपीज बना सके और उस फॉरेन डीएनए को एक डिजायर्ड होस्ट सेल तक पहुंचाने का काम भी करे, उन्हें वेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए वेक्टर की? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इजी आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, वेक्टर को उनके सेल से इजीली आइसोलेट किया जा सके एंड प्यूरिफाई किया जा सके। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्मॉल इन साइज फॉर मोर स्टेबिलिटी। स्मॉल इन साइज फॉर मोर स्टेबिलिटी। वेक्टर का साइज छोटा होना चाहिए सो दैट इट कैन बी मोर स्टेबल। ओके, थर्ड फीचर, इट कैन easily replicate, it can easily replicate to form its multiple copies. It can easily replicate to form multiple copies. नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इजी ट्रांसफॉर्मेशन इन होस्ट सेल। जिस भी सेल में उस डीएनए को पहुंचाना है उसमें ये इजीली ट्रांसफॉर्म हो सके या पहुंचा सके, दैट इज इजी ट्रांसफॉर्मेशन इन होस्ट सेल। अब वेक्टर का एक फीचर कि या तो वो वेक्टर खुद या फिर वो फॉरेन डीएनए जिसे कैरी कर रहा है उसमें उसे होस्ट सेल में इंटीग्रेट करने की कैपेबिलिटी रखता हो। सो नेक्स्ट इज एबिलिटी टू इंटीग्रेट, ability to integrate either itself or foreign DNA into the either integrate itself or DNA it carries into the host cell to form recombinant DNA. Okay. Next, it should have an replication, origin of replication site. हर वेक्टर में एक ऐसी साइट होनी चाहिए जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट हो। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, जिसे कॉमनली ओरी साइट कहा जाता है, अगर ये नहीं होगी तो वो वेक्टर अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। सो नेक्स्ट इज इट शुड हैव एन origin of
replication site. It should have an origin of replication site. ओरिजिन पे नहीं, ओरिजिन मतलब अगर ये प्लाज्मिड है, ये सर्कुलर है, ये कहां से रेप्लिकेट करना शुरू करेगा? इसमें एक साइट हमेशा प्रेजेंट होगी जिसे ओरी साइट कहा जाता है। रेप्लिकेशन हमेशा इस प्लाज्मिड का यहां से स्टार्ट होगा ताकि ये प्लाज्मिड 2 कॉपीज फॉर्म कर सके। इस साइट को जहां से प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन शुरू होगा उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट या ओरी साइट कहा जाता है। अगर ये ओरी साइट नहीं होगी तो क्या ये प्लाज्मिड अपनी कॉपी बना पाएगा? नहीं। सिंगल कॉपी प्लाज्मिड्स होते हैं जिनकी एक ही कॉपी एक सेल में होती है, वो कभी रेप्लिकेट नहीं होते। हाँ, मल्टीपल भी हो सकता है। आरएनए प्राइमर कम्स इन, वो डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं कि जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तब इनिशियल आरएनए सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। दैट इज फॉर्म्ड इन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। वो अलग चीज है, यहाँ पर अपन रेप्लिकेशन में नहीं जा रहे हैं। सिर्फ इतना याद रखो, जब रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? वो एस्पेक्ट रेप्लिकेशन में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट फीचर क्या होगा कि प्लाज्मिड में या वेक्टर में हमेशा एक मार्कर जीन होनी चाहिए। मार्कर के बेसिस पर अपन रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। मार्कर मतलब सपोज एक बैक्टीरिया के अंदर 4 प्लाज्मिड है। नाउ वी हैव एडेड अ फॉरेन डीएनए और वो डीएनए जाकर एक प्लाज्मिड में इंटीग्रेट हो गया। उन 4 प्लाज्मिड में से किस प्लाज्मिड में नया डीएनए सेगमेंट ऐड हुआ है? इन चारों प्लाज्मिड में से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को कैसे अलग किया जाएगा? वो अलग किया जाता है मार्कर जीन के बेसिस पे, जो जनरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है। ये अपन आगे प्लाज्मिड जब पढ़ेंगे तब मैं उसका स्ट्रक्चर बना के बताऊंगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिलेक्टेबल मार्कर जीन should be present to differentiate a recombinant vector from non-recombinant vector। एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर से डिफरेंशिएट करने के लिए एक मार्कर जीन का होना जरूरी है। वेक्टर में कम से कम एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाइंग साइट होनी चाहिए, यानी जो पैलिंड्रोमिक साइट है मिनिमम एक पैलिंड्रोमिक साइट होनी चाहिए, अदरवाइज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट 7th पॉइंट, वेक्टर शुड definitely bear at least one restriction enzyme identification site। कम से कम एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफिकेशन साइट प्रेजेंट होनी चाहिए। सो जिन वेक्टर्स में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी जिन डीएनए सेगमेंट्स में ये क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन्हें वेक्टर की तरह यूज किया जा सकता है। यानी these characteristics are necessary for a DNA segment to function as vector। ओके, अब वेक्टर के एग्जांपल्स पढ़ेंगे अपन कि कौन से वेक्टर्स कॉमनली यूज किए जाते हैं।
तो वेक्टर्स विच आर कॉमनली यूज्ड, सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है प्लाज्मिड वेक्टर। The most important, most commonly used vector is plasmid vectors, discovered by Hayes and Lederberg. So plasmid vector discovered by Hayes and Lederberg. Plasmids क्या है? ये डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA present in cytoplasm of बैक्टीरिया। प्लाज्मिड सिर्फ बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए सेगमेंट है जो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में आकर करते हैं। अब प्लाज्मिड की कितनी कॉपीज बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होती है? प्लाज्मिड कैन बी सिंगल कॉपी प्लाज्मिड पर सेल। देखो प्लाज्मिड्स को अपन अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक सबसे सिंपलेस्ट सा क्लासिफिकेशन है कि प्लाज्मिड की एक सेल में कितनी कॉपीज होंगी। कुछ ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जिनकी एक ही कॉपी एक सेल में आकर करती है, दे कैन नॉट रेप्लिकेट, उनकी एक ही कॉपी एक सेल में प्रेजेंट होगी। इस तरह के प्लाज्मिड क्या कहलाएंगे? सिंगल कॉपी प्लाज्मिड पर सेल। सेकेंड टाइप होता है डबल कॉपी प्लाज्मिड पर सेल एंड थर्ड टाइप इज मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड पर सेल। डबल कॉपी यानी एक सेल में एक प्लाज्मिड की दो कॉपीज प्रेजेंट होगी। मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड पर सेल मतलब एक सेल में एक प्लाज्मिड की बहुत सारी कॉपीज प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब नाउ टेल मी आउट ऑफ दीज थ्री which plasmid can be used in recombinant DNA technology? इन तीनों में से किसे rDNA टेक्नोलॉजी में यूज किया जा सकता है और क्यों? डबल को क्यों? मल्टीपल को क्यों नहीं? नहीं, योर आंसर इज इनकरेक्ट। हमेशा मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड को यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाएगा? क्योंकि एक प्लाज्मिड की बहुत सारी कॉपीज बन सकती हैं। अगर एक फॉरेन डीएनए, सपोज एक डीएनए को आइसोलेट किया गया और इस प्लाज्मिड में एक नया डीएनए सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, अगर ये सेल में दो ही कॉपी बनाएगा तो क्या इस फॉरेन डीएनए की क्लोनिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। हमेशा मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड को यूज किया जाता है so that this foreign DNA segment can be cloned to produce large number of copies. ठीक है, समझ में आया? हाँ, नहीं, रेप्लिकेट तो तीनों कर सकते हैं। सिंगल कॉपी कैन नॉट रेप्लिकेट, इसमें ओरिसाइट नहीं होती, ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता। लेकिन डबल कॉपी रेप्लिकेट करेगा, सिर्फ दो ही कॉपी बनाएगा। में कितने की जरूरत है? सपोज एक इंसुलिन, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन इंसुलिन की जीन का। बीटा सेल को फ्रैगमेंट किया, इंसुलिन सिंथेसाइज करने की जीन को आइसोलेट किया, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सदन ब्लॉटिंग से उस डीएनए को निकाला और उस डीएनए को बैक्टीरियल प्लाज्मिड में इंटीग्रेट किया। अब वो बैक्टीरियल प्लाज्मिड अगर बहुत सारी कॉपीज बना लेता है तो इंसुलिन जीन की बहुत सारी कॉपीज बन गई। एवरी टाइम यू नीड नॉट टू आइसोलेट दैट डीएनए, उस एक डीएनए सेगमेंट को ही यूज कर सकते हैं। इसलिए हमेशा मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड्स आर यूज। नहीं, एक सेल में उसकी एक ही कॉपी रहेगी, वो निकालोगे कैसे? तुम निकालोगे नेचुरली क्या आकर करते हैं, कुछ जीन ऐसी होती हैं जिसकी सिर्फ एक ही कॉपी होती है। देखो प्लाज्मिड के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन उनके कॉपी के टाइप के अकॉर्डिंग है, दूसरा क्लासिफिकेशन उनमें कौन सी जीन प्रेजेंट है। ये अपन ने बैक्टीरिया में पढ़ा था। प्लाज्मिड्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट। नॉर्मली तीन मेन तरह की जीन होती है,
उसके अकॉर्डिंग 3 मेन टाइप होते हैं प्लाज्मिड के। एफ प्लाज्मिड, ये पढ़ चुके हैं अपन ऑलरेडी, आर प्लाज्मिड एंड कॉल प्लाज्मिड, ये 3 टाइप है। एफ यानी जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है, जनरली ये सिंगल कॉपी प्लाज्मिड की तरह रहता है क्योंकि एक एफ जीन ही स्पेसिफिक है। आर प्लाज्मिड यानी जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होती है, इसकी मल्टीपल कॉपीज आकर करती है। कॉल प्लाज्मिड यानी कोलिसिन फैक्टर सिंथेसाइज करने की जीन प्रेजेंट होती है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कॉपीज, multiple copy plasmid is, according to number of copies, multiple copy plasmid is used in rDNA technique, used in rDNA technique. Okay? इसके बाद जो है अपन प्लाज्मिड के टाइप पढ़ेंगे, जैसे PBr322 प्लाज्मिड इज देयर, PUC प्लाज्मिड है, TI प्लाज्मिड्स है। इन प्लाज्मिड के नाम, इनके सोर्स, ये अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे।